हाँ जी, सभी को नमस्ते और स्वागत है आप सबका आज के इस इंक्विज़िशन पर आधारित हमारे यूट्यूब लाइव में। आज जल्दी रखा है कार्यक्रम क्योंकि जैसे ठंड पड़ी हुई है तो थोड़ा-सा जल्दी मुझे लगा कि हमें कर लेना चाहिए। अम, पिछली बार जब हम इंक्विज़िशन वाले टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे तो थोड़ा-सा रह गया था समय के अभाव में, तो आज वहीं से आगे मैं कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से जो इंक्विज़िशन एक ट्रिब्यूनल सेट किया गया था, वो जो गैर ईसाई होते थे, उन्हें किस तरह से प्रताड़ित करने के लिए, उन्हें टॉर्चर करने के लिए इक्विपमेंट्स बनाए गए थे। अब ये जो टॉर्चर के इम्प्लीमेंट्स थे, जो टॉर्चर के तरीके थे, वो एक एक एस्पेक्ट है, एक आयाम है इस इंक्विज़िशन का, तो आज हम पहले उसी को पूरा कर लेते हैं। थोड़े से इंस्ट्रूमेंट्स बचे हैं, तो मैं पहले उन्हीं को डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। आज जो मैं सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये है। इसे कहा जाता है डिसएम्बॉबेलर प्लैंक। डिसएम्बॉबेलर प्लैंक। बॉवेल्स कहा जाता है, हमारे पेट में जो आंतड़ियाँ होती हैं उस उन्हें बॉवेल्स कहा जाता है इंग्लिश में। तो आंतड़ियों को निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। आपको ये दिखने में बड़ा सरल सा लग रहा है, लेकिन इसका उपयोग कैसे होता था, उसका मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ और ऐसा नहीं है कि इसका उपयोग किया नहीं गया, सिर्फ़ बनाया गया है। इसका डॉक्यूमेंटेड इतिहास है, डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री है कि इसे यूज़ किया जाता था और इसका ढंग क्या था कि जिसको टॉर्चर दिया जाना है या जिसे भी मारना है, जो ये हमारे रिलिजन ऑफ लव का प्रचार करने वाले जो लोग थे, तो जो ये नीचे प्लैंक है, उस पर पीड़ित को लेटा दिया जाता था और फिर जो भी जिन्होंने प्रताड़ना करनी होती थी, जो चर्च के ऑफ़िशियल्स थे, वो उस व्यक्ति के पेट में एक कट लगाते थे, एक चीरा लगाते थे। इतना बड़ा होना चाहिए कि उनका हाथ अंदर जा सके और फिर वो हाथ अंदर ले जाकर जो आंतड़ी होती थी, उसका एक सिरा काट लिया जाता था और ये जो आपको ऊपर एक हल्के रंग में दिखाई दे रहा है जो लकड़ी का हिस्सा, उसपे एक कील लगी होती थी। उस कील के साथ आंतड़ी का जो एक सिरा उसे बाँध देते थे और फिर जो आपको हैंडल दिखाई दे रहा है, उससे धीरे-धीरे घुमाना शुरू करते थे। तो जिसका अर्थ ये है कि वो आदमी अभी जीवित है, उसका पेट चीर दिया गया है, उसमें से उसकी आँत निकाल कर उसे दिखाई दे रही है कि सामने लगी है और फिर धीरे-धीरे घुमा रहे हैं, तो उसके पेट में से आंतें बाहर निकल कर धीरे-धीरे ऊपर वाले रोलर के ऊपर लिपटती जाएँगी। तो वो देख रहा है कि उसकी आंतें वहाँ लिपट रही हैं, तो वो तो आप कल्पना ही कर सकते हैं कि कितनी असहनीय पीड़ा उस व्यक्ति को झेलनी पड़ी होगी। और इस टॉर्चर का मतलब ये होता था कि जिस व्यक्ति को इस पे लेटा दिया गया है और काम शुरू हो चुका है, तो वो आंतरिक रक्तस्राव से यानी इंटरनल ब्लीडिंग से, और अगर ब्लीडिंग से नहीं तो इन्फेक्शन से तो ज़रूर ही मरेगा। और ये था जो डिसएम्बॉबलिंग प्लैंक जिसे यूज़ किया जाता था। अ, जी हाँ, आप पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा कर सकता है, तो ऐसा किया जाता था और इस डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है। अगर एक इस पे ना डिस्कवरी वालों ने डिस्कवरी चैनल वालों ने एक पूरी सीरीज़ चलाई थी जिसे मशीन्स ऑफ मेलाइस कहा जाता था। वो सीरीज़ आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगी, उसे आप देखिए। उसमें उन्होंने इसको डमी बना के करके दिखाया है। मैंने भी इसकी एक एग्ज़िबिशन लगाई थी, मैं उसके बारे में भी चर्चा करूँगा आपसे। तो उसमें उन्होंने एग्ज़ाम्पल भी दिए हैं कि किन लोगों के साथ किया गया था ये काम। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि डिस्कवरी वालों ने भी इसमें थोड़ी-सी फिर गेम खेली है कि इसे वो थोड़ा-सा हल्का करने की, हल्के में दिखाने की कोशिश करते रहे हैं। बहरहाल हम आगे चलते हैं जी। अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो बहुत ही सिंपल है। ये है सिंपल एक आरी या आरा कह सकते हैं इसे, और इसका उपयोग ऐसे
जो उल्लेख है कि इस तरह से किया जाता था। तो ज़्यादा कुछ समझाने को इसमें बचता नहीं है हमारे पास। अगली जो डिवाइस है, वो बहुत इंटरेस्टिंग है। देखने में बहुत सिंपल है कि एक लकड़ी का बना स्टैंड है और उसके ऊपर एक पिरामिड जैसा बना है। ये मुझे अलग-अलग म्यूज़ियम्स में इसके फ़ोटोग्राफ्स दिखे हैं, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि इसे इसका जो नाम रखा गया था, वो थोड़ा-सा इंटरेस्टिंग है। ये जब मैंने इनको आउटसोर्स करना शुरू किया था, तो एक जगह पे इसकी जो डिस्प्ले है, उस पे इसके 2 नाम हैं। एक जगह पे इसे जूडास क्रेडल कहा जाता है, जो ज़्यादा प्रचलित नाम है, लेकिन दूसरी जगह थी जहाँ पर इसे विजिल के नाम से डिस्प्ले किया गया था। VIGIL विजिल। अब ये विजिल मुझे समझ में नहीं आ रहा था जब तक मैंने गोवा इंक्विजिशन के बारे में नहीं पढ़ा था। क्योंकि हमारे देश में इसका जो ट्राइब्यूनल का सेंटर बनाया गया था, वो गोवा में था। तो गोवा में जो लोग हैं, उनकी एक सेरेमनी होती है कि जब बच्चे का जन्म होता है, नया बच्चा होता है, तो उसके जन्म के छठे या 7वें दिन पूरी रात भर लोग जगते हैं। और ये जो सेरेमनी है, अब आम भाषा में या कोंकणी भाषा में उसे क्या कहते हैं, वो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अंग्रेज़ी में इसे विजिल कहते हैं। तो क्योंकि गोवा में जब इंक्विजिशन शुरू किया गया था, तो वहाँ पर इस तरह के कानून, इस तरह के नियम बनाए गए थे कि जो जितनी भी हिंदू ट्रेडिशंस थी, जितनी हिंदू परंपराएँ थी, उन सब पर बैन लगा दिया गया था। तो ये जो विजिल नाम की सेरेमनी थी, इस पर भी बैन लगाया गया था। तो मेरा ये मानना है कि जो ये म्यूज़ियम में डिस्प्ले किया गया, वहाँ विजिल नाम रखा है कि जो लोग उस परंपरा को फ़ॉलो करते हुए पकड़े जाते होंगे, उनके लिए इसका उपयोग किया जाता होगा। और ये उपयोग कैसे होता था? इसका ये आर्टिस्ट इम्प्रेशन है कि जो भी इनका विक्टिम होता था, उसे इस तरह से बैठा दिया जाता था और ऊपर से झटके दिए जाते थे और बहुत ही पेनफुल मौत होती थी, जिनको ये सज़ा दी जाती थी उनके लिए। जी। अम, इसके अलावा और छोटी-छोटी डिवाइसेज़ बहुत हैं, जो मैं आज यहाँ पर उनकी डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। जब मुझे इसके बारे में पता चला था, इंक्विज़िशन के बारे में, तो मुझे ऐसा लगा था कि ये एक ऐसा एंगल है, ऐसा एस्पेक्ट है कि इसे हमारे देश के हर व्यक्ति को जानना चाहिए। कि आज क्या होता है कि जब हम रिलिजन की या मज़हब की या सनातन धर्म की बात करते हैं, तो सबसे पहले हमारे मन में क्या आता है कि जो इस्लाम है, उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है। तो वो तो है ही है, लेकिन कई मायनों में मुझे ऐसा लगता है कि ये जो मिशनरी एक्टिविटीज़ हैं, इनसे लड़ना या इनका प्रतिकार करना हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। अब हमारे देश में अगर हम अ अगर हम अपने इतिहास ग्रंथों को देखते हैं, तो उसमें 2 तरह के लोग आपको देखने को मिलेंगे, 2 तरह की राक्षसियाँ देखने को मिलती हैं, ताड़का और पूतना। अब ताड़का का स्वरूप आप देखें कि दूर से ही चिल्लाती हुई आ रही है, शोर मचा रही है, आपने शायद रामलीला में भी देखा होगा। और जो पूतना है, वो एक सुंदर स्त्री बनकर बहुत ही चुपचाप अपना काम करने आती है। तो आप अपने आप सोच सकते हैं हम किसके बारे में बात कर रहे हैं और किसको आप किस खाँचे में फिट करना चाहते हैं, वो भी आप अपने आप सोच सकते हैं कि एक पूतना है और एक ताड़का है, जिनसे लड़ने की हमें आवश्यकता पड़ने वाली है। अब ये जो इंक्विजिशन गोवा में किया गया था, इसके बारे में अलग-अलग इतिहासकारों ने क्या बताया है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो ये मैं आपके साथ एक कोटेशन शेयर कर रहा हूँ। ओह सॉरी। ओके, मुझे निकालनी पड़ेगी वो कोटेशन, लेकिन तब तक मैं आपसे जो शेयर कर रहा था कि जब मुझे पता चला था कि इस तरह का ये एस्पेक्ट है क्रिश्चियनिटी का,
तो मुझे लगा कि सारे संसार को, हमारे देश को तो कम से कम ये पता होना ही चाहिए, क्योंकि जब ये अपनी गतिविधियाँ बढ़ाते हैं, तो वहाँ पर एक बड़े ही रिलिजन ऑफ लव के, हम तो बड़े प्यार की बात करते हैं, इस तरह का एक पाखंड किया जाता है। तो तब मैंने जितने इंस्ट्रूमेंट्स मुझे पता लगे थे, उन सबको बनवाया था और ये एग्ज़िबिशन हमने एक ऑर्गेनाइज़ की थी। ये आज से लगभग 10 साल पुरानी बात है, शायद 2011 में ये एग्ज़िबिशन हमने ऑर्गेनाइज़ की थी। अ, सबसे पहली जो एग्ज़िबिशन लगाई गई थी, वो यहाँ पर एक आर्य समाज मंदिर है, उन्होंने हमें अनुमति दी थी इसकी, तो वहाँ हमने दिखाया। तो वहाँ पर कई लोग देखने आए और लोगों ने बहुत एप्रिशिएट भी किया, और जैसा कि हमारा समाज है, आप कल्पना कर सकते हैं कि कुछ विरोध करने वाले भी आए थे, तो उन्होंने बहुत विरोध भी किया था। एक सज्जन मुझे याद है जो कह रहे थे कि तो मैं पुलिस में कंप्लेंट देने वाला हूँ कि आपको यहाँ से अरेस्ट किया जाएगा। तो वैसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन अ, धमकियाँ ऐसी बहुत मिली थी तब हमें। तो ये जब उसके बाद फिर ट्राई किया गया कि स्कूल्स में जो बच्चे हैं उनके साथ या कॉलेजेस में इसको शेयर किया जाए, तो एक स्कूल था, उन्होंने हमें परमिशन दी इस एग्ज़िबिशन को लगाने की, तो ये उसका फ़ोटोग्राफ है, मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जो सबसे पास आपको इंस्ट्रूमेंट दिख रहा है, इसे जॉ क्रशर कहा जाता है। आप देखेंगे तो साथ में उसकी फ़ोटो भी लगी है। तो समझाने के लिए वो मेरी ही फ़ोटो है कि मैंने अपनी फ़ोटो खिंचवा के इसमें लगाई थी कि जॉ क्रशर कैसे काम करता था। तो मैकेनिज़्म वही था कि एक स्क्रू लगा, उसे धीरे-धीरे टाइट करते जाएँगे, और ये आप देख सकते हैं कि बच्चे आए थे यहाँ पर देखने के लिए और बहुत इंटरेस्ट से उन्होंने इस एग्ज़िबिशन को देखा था। जो इक्विपमेंट हमने नहीं बनवाए थे, उसके लिए इस तरह के डिस्प्ले आइटम्स थे। ये आपको हेड क्रशर दिखाई दे रहा होगा सामने, पीछे फ्लेक्स के बने हुए इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये जो जूडास क्रेडल या विजिल मैंने अभी आपको दिखाया, वो था। और ये स्पेनिश बूट है, विचेस हैंडल है, सॉरी विच कैचर है। ये हेड क्रशर या स्कल क्रैकर इसे कहा जाता है। तो ये सब यहाँ पर हमने बनवाया था यहाँ पर, और बच्चों ने इसको बहुत एप्रिशिएट किया था, क्योंकि उनके लिए बिल्कुल नई चीज़ें थी। ये स्पेनिश कॉलर आप देख पा रहे हैं, और हमने इन बच्चों से फीडबैक फॉर्म भी भरवाए थे, और जिसमें उन्होंने बहुत प्रेज़ की थी कि इस तरह की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमें पता लगनी चाहिए। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करें तो आपको ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी। ये कोट है जो आपके सॉरी, ये फिर से गलत आ गया, मुझे कोट निकालना पड़ेगा अभी। अ, जी हाँ, टेलीग्राम चैनल बनाऊँगा, लेकिन अभी मैं इसी को आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो एक्सपीरियंस रहा था, बड़ा मिक्स्ड सा रहा एक्सपीरियंस उसमें, कि वो जब हम स्कूल में ये सब दिखा रहे थे, तो वहाँ पर एक टीचर ने क्या किया, मैं जैसा हम फीडबैक फॉर्म भरवा रहे थे वहाँ पर, तो बच्चों ने बहुत एप्रिशिएट किया इसे, और जैसा आप आशा कर सकते हैं कि बच्चे सीधे-साधे होते हैं, तो उन्होंने इसको बहुत घबराए भी ये देख कर के इस तरह का भी किया जा सकता है किसी समाज में। तो एक बच्चे ने नेगेटिव फीडबैक दिया था कि ये तो ऐसा लग रहा है कि हेट फैलाई जा रही है। तो वो मुझे लगता है कि वो एक लेडी टीचर थी वहाँ पर, उसने उस बच्चे से भरवाया, और थोड़ी देर बाद फिर वो स्पेशल आई वहाँ, जहाँ ये एग्ज़िबिशन हो रही थी हॉल में। उसने वो एक फीडबैक फॉर्म निकाला और प्रिंसिपल के पास गई कि देखिए जी, इस तरह से किया जा रहा है। तो प्रिंसिपल बेचारे घबरा गए, तो फिर उन्होंने कहा कि आप इस एग्ज़िबिशन को यहाँ से बंद कर दीजिए, तो हमें वो वहाँ बंद करनी पड़ी थी। इस तरह के बहुत सारे अनुभव हैं, लेकिन अभी मैं इसमें जो अलग-अलग इतिहासकारों ने इसके बारे में बताया, वो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए हुँ, एक ऑथर हैं पॉल विलियम रॉबर्ट्स, उनकी किताब है एम्पायर ऑफ द सोल, हार्पर कॉलिन्स ने प्रकाशित की है ये, और उसमें
मैं एक कमेंट आपको पढ़ के बता रहा हूँ। चिल्ड्रन वर फ्लॉग्ड एंड स्लोली डिसमेंबर्ड। डिसमेंबर्ड यानी उनके हाथ और बाजू काटे जाते थे इन फ्रंट ऑफ देयर पेरेंट्स, उनके माँ बाप के सामने। और जो पेरेंट्स हैं वो आंखें बंद ना कर लें, इसलिए उनकी आंखों की जो पुतलियां हैं वो पहले से ही काट दी जाती थी कि जब उनके बच्चों के अंग काटे जाएं उनके सामने तो अपनी आंख भी बंद ना कर सकें। और जब ये काटते थे उनके माँ बाप के सामने तो ये ध्यान रखा जाता था कि इतना ज्यादा खून ना बहे कि बच्चा मर जाए, उसे कॉन्शियस रखा जाता था। और चारों मतलब दोनों हाथ और दोनों पैर काट दिए जाते थे माँ बाप के सामने, ताकि केवल धड़ बच जाता था और सर बच जाया करता था बच्चे का। तो आप कल्पना करके देखें कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने कितना कुछ झेला है ताकि हम आज ये जो सनातन धर्मी रहकर सांस ले पा रहे हैं। आगे फिर इसी किताब में द एम्पायर ऑफ द सोल में इसका पेज नंबर सॉरी वो बताते हैं, मेल जेनाइटल्स वर रिमूव्ड एंड बर्न्ड इन फ्रंट ऑफ द वाइफ्स, कि जो पुरुष होते थे उनके जो जननांग हैं उनकी पत्नियों के सामने काट कर जला दिए जाते थे। और महिलाओं के जो स्तन हैं उन्हें काटा जाता था उनके पतियों के सामने, और उनके जननांगों में तलवारें डाली जाती थी और पतियों को ये फोर्स किया जाता था कि वो ये सब कुछ देखें। और ये सब कुछ 200 वर्ष तक गोवा में होता रहा है। फिर एक इतिहासकार है रिचर्ड जिमलर, उन्होंने कहा है, गोवा इंक्विजिशन was the most merciless and cruel ever developed. It was a machinery of death. A large number of Hindus were first converted, then persecuted from 1560 all the way to 1812. ये जो गोवा इंक्विजिशन है ये हमारे देश में 1560 में लगाया गया था और 1812 तक ये कंटिन्यू रहा था। अब यहाँ जो कहा जा रहा है कि 1560 से शुरू किया था, लेकिन जो प्रताड़ना थी जब पुर्तगाली थे वो हमारे देश में आए थे तो उन्होंने पहले ही शुरू कर दी थी। उससे पहले ऐसे कानून बनने स्टार्ट हो गए थे। तो वो जो कानून थे वो इस तरह के थे कि जितनी हिंदुओं की पूजा पद्धति है, जो उनका परंपराएं हैं, उन सब के अगेंस्ट बनाए गए थे। तो ये मेरे पास किताब है द गोवा इंक्विजिशन, लेखक हैं अनंत प्रायोलकर, उन्होंने लिखी है, बहुत अच्छी किताब है। मेरा आपसे निवेदन है कि सारे के सारे इसे खरीद के रखें और इसे पढ़ें। और अगर आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें जरूर पढ़ाएं कि क्या कुछ हमारे देश में होता रहा है। इसमें उन्होंने पूरी लिस्ट दी है कि कौन कौन से मंदिरों को तोड़ा गया था और कब कब तोड़ा गया था, और वो जो पुर्तगालियों के अपने रिकॉर्ड्स हैं उन्हीं में से निकाल के दी है। इसकी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको छोटे छोटे जो कानून बनाए गए थे मैं उनके बारे में उल्लेख करता हूं कि क्या किया गया था। जैसे जब मैं गोवा पहली बार घूमने गया था तो मैंने देखा कि वहां पर हर घर के सामने जो आंगन है वहां पर तुलसी का पौधा जरूर लगा होता है। अब मैं पंजाब में रहने वाला था क्योंकि यहाँ से मेरी पैदाइश हुई है, तो हमारे घर में ऐसा नहीं होता था। मेरा ये मानना है कि हम जो उत्तर भारत के लोग हैं वो तो बहुत हद तक ईसाई और इस्लामिक इन्फ्लुएंस में आ चुके हैं, तो हम ये चीज़ें बहुत सारी भूल चुके हैं। तो ये मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर कर रहा हूँ जो गोवा इंक्विजिशन के समय जो कानून बनाए गए थे। एक कानून था कि कभी भी जब शादी हो रही है हिंदुओं की तो उसमें कोई भी हिंदू जो गायन वादन के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो नहीं बजाए जाएंगे। जिस समय दहेज दिया जाने वाला है उस समय जो लड़की और लड़का है जिनकी शादी होने वाली है, द रिलेटिव्स ऑफ ब्राइड एंड ग्रूम मस्ट नॉट बी इनवाइटेड, उन्हें इनवाइट नहीं किया, उनके रिलेटिव्स को इनवाइट नहीं किया जा सकता।
शादी के समय पान का पत्ता है, वो पब्लिकली नहीं बाँटा जा सकता और प्राइवेटली भी नहीं बाँटा जा सकता। तली हुई पूरियाँ नहीं खिलाई जा सकती। जो अब वहाँ पर जो रिवाज थे सारा कुछ उसके अगेंस्ट है कि जो भी घर के मुखिया हैं, उन्हें फूल नहीं दान दिए जा सकते। पान के पत्ते और सुपारी दान में नहीं दी जा सकती। फिर वहाँ गोत्रज नाम का एक जो पर्व मनाया जाता था, जो इष्ट देवता के लिए होता था, वो भी नहीं मनाया जा सकता। फिर वहाँ पर एक परंपरा थी कि जब शादी होने वाली है, तो उससे पिछले दिन वहाँ पर धान या चावल की हस्किंग की जाती थी। तो उसके लिए स्पेशल कानून था कि ये नहीं किया जाएगा, इस सब पे प्रतिबंध लगाया गया था।